उत्तर प्रदेश विधानसभा के पास कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। मनरेगा का नाम बदलने का विरोध कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। प्रदेश सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता। पुलिस से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं पार्टी के बैनर, झंडे, पोस्टर्स के साथ में और यहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए। मनरेगा का नाम बदल करके जी राम जी किया गया है और इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, तस्वीरें दिखाएं और बताएं क्या स्थिति है अभी वहां पर। बिल्कुल, देखिए आज 11 बजे कांग्रेस पार्टी ने आह्वान किया था कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा के घेराव को जाएगी और उस बीच में पुलिस ने सुबह से ही बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो तैनात कर दी थी। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा जाने के जो 4 अलग अलग रास्ते हैं, चारों रास्तों पर बड़ी संख्या में जो बैरिकेड है वो लगा दिया गया था। किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। सभी 75 जिलों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लखनऊ पहुंचने का आह्वान किया गया था और कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वहां पर ही रोक लिया गया। और देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जब विधानसभा पहुंच गए, यहाँ कांग्रेस कार्यालय पहुंच गए तो और विधानसभा की तरफ रुख कर रहे थे, उसके बीच में पुलिस ने बैरिकेड लगा करके उन सबको रोक लिया। और ऊपर की तस्वीर देखिए तो कांग्रेस के जो तमाम बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो कांग्रेस के प्रभारी उत्तर प्रदेश के अविनाश पांडे, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, इसके साथ साथ जो यूपी कांग्रेस के जो अलग अलग सचिव हैं, इसके साथ साथ सीएलपी लीडर अन्ना मिश्रा, पूर्व विधान परिषद के सदस्य दीपक सिंह समेत जो तमाम अलग अलग लीडर्स हैं, वीरेंद्र चौधरी जो कि दूसरे विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सब इस वक्त बैरिकेड की तरफ में ऊपर चढ़े हुए हैं। पुलिस उनको लगातार समझाने की कोशिश कर रही है, यहाँ से उतारने की कोशिश कर रही है। पुलिस और उनके बीच में जो झड़प है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ हमने देखा कि पिछले 15-20 मिनट में पुलिस ने जो तमाम कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे थे उन सबको रोकने की कैसे कोशिश की है। आरआरएफ के जवानों और पुलिस के बीच में और जो कार्यकर्ता उनके बीच में जो झड़प है वो देखने को मिल रही। तो ये जो तस्वीर है फिलहाल कांग्रेस दफ्तर के सामने से है और देखिए बड़ी संख्या में अपने हाथों में कांग्रेस के झंडे, बैनर, पोस्टर लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए थे। अब देखिए ताली बजा करके यूपी सरकार का विरोध जताते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है नारे लगाते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से मनरेगा का जो नाम बदला गया उसको लेकर के बड़ा विरोध है ये। इसके साथ साथ यूपी सरकार की जो तमाम नीतियां हैं उन नीतियों का भी विरोध करते हुए यूपी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वाराणसी की अहिल्याबाई मूर्ति का जो प्रकरण रहा था उस प्रकरण को लेकर के, चाहे प्रयागराज का अभिमुक्तेश्वरानंद का प्रकरण हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ आप बता दें कि जो अलग अलग सांसद हैं वो लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और वो लोग भी विरोध करने की इस पूरी जगत में विधानसभा की तरफ आगे बढ़ने के लिए लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और जो है लोगों की पुलिस जो है कोशिश कर रही है कि लोग आगे ना बढ़े, लेकिन उन सबको रोकने की कवायद है और हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात है। लगभग 10 से अधिक की संख्या में जो गाड़ियां हैं, पुलिस की वैनें हैं, वो लगाई गई हैं कि कार्यकर्ताओं को यहाँ से हिरासत में लिया जाए। और केएल शर्मा जी हमारे साथ हैं, अमेठी सांसद हैं। आप लोग जा रहे थे, पुलिस ने आप लोग को रोक लिया, आगे नहीं बढ़ने दे रही, क्या कहेंगे? नहीं, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हम लोग शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन करना चाह रहे थे, विधानसभा का घेराव करना चाह रहे थे, लेकिन इन लोगों ने हमारे को जाने नहीं दिया। कैसे जाएंगे, क्योंकि पुलिस तो लगातार धक्का मुक्की करी आपके कार्यकर्ता? नहीं तो हम शांतिपूर्वक धरने पे बैठेंगे, यहीं बैठेंगे। ठीक है। मुद्दों क्या है, किन किन मुद्दों को लेकर? मनरेगा बचाओ संग्राम है जो हमारा चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, उसी को लेके हम अपनी आवाज विधानसभा घेराव के माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहते थे, जो इन्होंने हमारा होने नहीं दे रहे। हमारे कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं तो पुलिस जबरन उनको रोक रही है। मेरे पीछे देखिए आप। ठीक है, सरकार की तमाम इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें। आपसे हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां नाबालिग के हाथों में कार थी और कातिल रफ्तार से शहर शहर कहर की जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें दिल्ली में एक मां की कोख उजड़ गई। मुंबई में एक पत्नी से उसका सुहाग छिन गया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वो 2 लोग आपको नजर आएंगे जो एक नाबालिग के हाथों में आई कार का शिकार हो गए। पहली तस्वीर दिल्ली के साहिल की है। 23 साल का साहिल एक नाबालिग की तेज रफ्तार कार वाली रील बनाने की सनक का शिकार हो गया। अब साहिल की मां इंसाफ की गुहार लगा रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है ताकि अपने बेटे को इंसाफ दिला सके, अपनी कोख को उजाड़ने वाले को सजा दिला सके, क्योंकि नाबालिग आरोपी को बोर्ड परीक्षा होने की वजह से जमानत भी मिल गई है। दूसरी तस्वीर में नजर आ रहे हैं मुंबई के धुमरिल पटेल और उनकी पत्नी। इन दोनों को 5 फरवरी को एक 17 साल के नाबालिग लड़के ने तेज रफ्तार कार से टक्कर मार दी थी।
स्कूटी पर ध्रुमिल और उनकी पत्नी मीनल दोनों सवार थे। कार ने जोरदार टक्कर मारी। हादसा इतना भीषण था कि घायल ध्रुमिल पटेल अस्पताल में 10 दिन तक लगातार वेंटिलेटर पर रहे। मौत से जंग लड़ते रहे और आखिरकार मौत जीत गई। मीनल का सुहाग छिन गया। मीनल भी अस्पताल में भर्ती है। उनकी हालत भी नाजुक है। वो मां बाप जो अपने नाबालिग बच्चों के हाथ में गाड़ी की स्टीयरिंग थमा देते हैं, क्या उनकी जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? तो देश की राजधानी दिल्ली में एक मां इंसाफ की गुहार लगा रही है, क्योंकि इस मां का 23 साल का बेटा किसी बिगड़ैल की सनक का शिकार हो गया। दिल्ली के द्वारका में 3 फरवरी को नाबालिग अंधाधुंध रफ्तार से स्कॉर्पियो गाड़ी चला रहा था। तेज रफ्तार कार ने एक डिजायर और बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर 23 साल का साहिल सवार था, जिसकी मौके पर मौत हो गई। जानकारी मिल रही है कि नाबालिग तेज रफ्तार कार रील बनाने की सनक में चला रहा था। हादसे में टैक्सी चालक भी घायल हुआ। वारदात के बाद नाबालिग होने की वजह से उसे जुवेनाइल होम भेजा गया। बोर्ड की परीक्षा चल रही है, इसलिए वो जमानत पर छूट गया। लेकिन अपने 23 साल के इकलौते बेटे को खोने वाली मां ईना अब सोशल मीडिया पर इंसाफ की गुहार लगा रही है। ऐसी एक नहीं कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें नाबालिग गाड़ी चलाते हैं, सड़क पर मौत बांटते हैं और उसके बाद चूंकि कानून का तकाजा है, लिहाजा नाबालिगों को रिहाई मिल जाती है या कम सजा में छूट जाते हैं, क्योंकि भारत का कानून इसी तरह से है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह उठता है कि आखिर जिन लोगों ने जान गंवाई उनका गुनहगार कौन है? कौन है इन आंसुओं का जिम्मेदार? ये मां जो रो रो करके अपनी गुहार लगा रही है। दिल्ली के द्वारका में हादसे के दिन क्या हुआ था, साहिल की मां ने पूरा वाकया भी सुनाया है। 3 फरवरी को मेरा बेटा ऑफिस जा रहा था, ट्यूसडे का दिन था, और मेरा बेटा अपने ऑफिस से 200 मीटर ही दूर था। ये स्कॉर्पियो जो है, मेरा बेटा इधर से आ रहा था, तो ये स्कॉर्पियो ऑपोजिट साइड से अपनी सोसाइटी से आ रही थी, और ये लड़का जो ये स्कॉर्पियो चला रहा था, ये स्टार्टिंग से ही लेफ़्ट मुड़ने के बाद बहुत ज़्यादा स्पीड में था ये। और ये जो है, ये उस दिन जो FIR हुई है उसके हिसाब से उस दिन बताया गया FIR में कि ये 19 साल का है, तो ये 18 साल से ऊपर का है एज़ पर FIR। उस दिन की FIR, बाद में इसको जुवेनाइल बताया गया, लेकिन उस दिन एज़ पर FIR इसको 19 साल का बताया गया था। और पैसेंजर सीट पर इसकी बहन थी। ये लोग अपने घर से फ़न रील्स बनाने के लिए निकले थे, स्पीड वाली रील्स ही बनाए। इन्होंने वो जो रील बनाई है उसमें क्लियरली इनकी स्पीड दिखाई दे रही है, पता चल रहा है कि कितनी स्पीड, क्योंकि जब मुड़ा है सोसाइटी से, मुड़ते ही इसने फुल एक्सीलेटर दे रखा है अपनी गाड़ी पे। इसकी सिस्टर जो पैसेंजर सीट साथ में बैठी थी वो रील्स बना रही थी, और इनका ध्यान दोनों का रील पर था। ये लड़का बिल्कुल ऑपोजिट लेन में ड्राइविंग कर रहा है। ऑपोजिट लेन में आने की वजह से इसने क्या किया है कि जो बस धीरे धीरे चल रही है, तो बस के बिल्कुल सामने आकर इसने जो है बिल्कुल बस के सामने आकर एकदम ऐसे स्टंट मारे। और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि जैसे इसने वो स्टंट मारा है, तो मेरा बेटा जो बस के पीछे था उसने राइट साइड देखने की कोशिश करी है, इतनी देर में उसने उसको उड़ा दिया। इसका एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा था कि उसको उड़ाने के बाद भी इसने ब्रेक नहीं मारे। कार की टक्कर में अपने बेटे की जान गंवाने वाली साहिल की मां ने सवाल उठाए हैं। यह क्रिमिनल एक्ट कोई नॉर्मल हादसा नहीं है। क्या हादसा आपराधिक मानसिकता नहीं दिखाता है? क्या ऐसे लोग पैसों के दम पर कुछ भी कर सकते हैं? ये अहम सवाल हैं जिनके जवाब कानून को देने चाहिए, समाज को देने चाहिए। ओवर स्पीड के चालान होने के बाद भी गाड़ी को क्यों नहीं रोका? नाबालिग होकर भी गाड़ी क्यों चला रहा था ये युवक? जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, पिता ने उसे गाड़ी कैसे दे दी? और पिता के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? ये सबसे अहम बात है। पैसों के दम पर मां बाप बचा लेंगे वाली सोच कब तक चलेगी और कब तक सड़कों पर साहिल जैसे युवा अपनी जान गंवाते रहेंगे? ये क्रिमिनल मेंटालिटी शो करता है। और जिन बच्चों के पास, जिनको ये लगता है कि हमारे पैसे के दम पे हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे को कोई पनिशमेंट नहीं होगी, और वो पैसे के दम पे सिस्टम को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं, ये ऐसे लोगों की मेंटालिटी दिखाता है। क्योंकि इस लड़के के पहले भी बहुत सारे ओवर स्पीडिंग के चालान हैं। और हमारे साथ साहिल की मां खुद जुड़ चुकी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, बहुत हमें दुख है कि ईना जी आपके बेटे के साथ ऐसा हादसा हुआ है। क्या मांग है आपकी सरकार से और कानून से? मेरी एक ही मांग है, मेरे बच्चे को जस्टिस मिलना चाहिए और ये अंदर जाने चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए।
ऐसे कोई भी किसी की जिंदगी और पूरी दुनिया उजाड़ के खुलेआम नहीं घूम सकता। मेरी एक ही मांग है, मैं सारी स्टेटमेंट्स अपनी मीडिया को ऑलरेडी दे चुकी हूँ, रिपीटेडली इंसिडेंट्स दोहरा चुकी हूँ। अभी बहुत सारे ऐसे एविडेंस हमारे पास आएंगे, क्योंकि हम 13 दिन से अपने बच्चे के लास्ट राइट्स में बिजी थे, तो पब्लिक हमसे कनेक्ट नहीं हो पाई थी। नाउ सोशल मीडिया पे मैंने जो पिटीशन ऑनलाइन कर रखी है उसमें 3000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ आ चुके हैं जी। सो अब हमारे पास जो और भी पब्लिक वहाँ पे होगी ऑन द स्पॉट, वहाँ से भी कुछ एविडेंसेस आएंगे, तो आई विल कीप ऑन शेयरिंग विद मीडिया। अभी तक मेरे पास जितने भी वीडियोस और जो भी आया है मैंने सब शेयर कर दिया है। उसके अलावा भी अगर कुछ रह गया होगा तो मैं मीडिया से शेयर करूंगी। सबसे इम्पोर्टेंट है वो रील जी जो उस लड़की ने बनाई है और उस लड़के ने साथ में गाड़ी अपनी ही गाड़ी से शूट किया, और जिसमें मेरा बच्चा उड़ाते हुए वो बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, साफ दिखाई दे रहे हैं। और वो सोशल मीडिया पे उस लड़की ने कुछ कमेंटबाजी भी की है, वो मीडिया विल फाइंड आउट। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया जी। मेरे बच्चे का जस्टिस अकाउंट भी इन्होंने बैन करा दिया। इन्होंने मेरे बच्चे का फर्स्ट अकाउंट भी बैन करा दिया रिपोर्ट करा के कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उसको मनी लॉन्ड्रिंग का वो रीज़न दे के मेरे बच्चे का सोशल अकाउंट इन्होंने बंद करा दिया। क्योंकि मेरे बच्चे को प्यार करने वाले लोग वर्ल्ड वाइड है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई यूएस में है, सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबकी गोद में खेला हुआ है साहिल, सबका प्यारा बच्चा था, बचपन से ही सो लव्ड बाय एवरीवन। जो भी जहाँ बैठा है उनको हार्ट ब्रेक हुए सबके। सो एवरीबडी इज सपोर्टिंग मी। इन्होंने मेरे बच्चे का जस्टिस अकाउंट बंद करा दिया रिपोर्ट करवा के उसको, बट हमने उसको रुकने नहीं दिया। वी क्रिएटेड अनदर वन एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन। जस्टिस फॉर कबीर साहिल, इट इज स्टिल गोइंग ऑन। और हमारी ऑनलाइन पिटीशन भी चल रही है, उसमें हमारे रुक नहीं रहे सिग्नेचर। इतने सिग्नेचर मेरी पिटीशन पे ऑनलाइन ऑलरेडी आ चुके हैं जी। इट हैज टू बी कंसिडर्ड बाय लॉ एंड जुडिशरी एंड सिस्टम। इना जी, इस पूरे मामले में जो नाबालिग के जो पेरेंट्स हैं, क्या उनके खिलाफ भी मुकदमा हुआ है? क्या आपको कोई जानकारी दी है पुलिस ने कि उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है? नहीं, मेरे पास कोई जानकारी नहीं आई है सिवाय उस लड़के के, और उस लड़की का एफआईआर में नाम दिया गया है साथ में कोमल। दैट्स ऑल आई नो अबाउट हिम, कि उसको इंटरिम बेल पे छोड़ा गया है एग्जाम्स के लिए। बस मुझे इतना ही पता है। फैमिली की तरफ से कोई मेरे पास उसके बाप का आज तक कोई फीडबैक नहीं है। जुवेनाइल के केस में जिसके नाम पे गाड़ी होती है उसको तुरंत अरेस्ट किया जाता है। अभी तक मेरे पास इस बारे में कोई खबर नहीं है फैमिली से। आपने आरोप लगाया कि अभी तक इस बारे में पैसों के दम पर लोग बचा लेते हैं। क्या आपने ये आरोप भी लगाया? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस मामले में भी जो रसूखदार हैं वो अपनी ताकत लगा रहे हैं? बिल्कुल लगा रहे हैं, बिल्कुल लगा रहे हैं। मैं किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकती, लेकिन जिस दिन मेरे बच्चे का शांति पाठ था गुरुद्वारे में, वहां से आने के बाद मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे बच्चे की चीज़ें लगाई, तो कुछ आसपास में रहने वाले, इसकी सोसाइटी के आसपास में रहने वाले मेरे भी कुछ लोग हैं जो जानते हैं मुझे, क्योंकि मेरा ऑफिस भी वहीं पे है, और जो मुझे 2013 से जानते हैं, उनके कॉल्स आए मेरे पास। वो कॉमन नोन भी हो सकते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, सबकी सिक्योरिटी और सेफ्टी मैटर करती है। उन्होंने मुझे बताया कि इना हमें तो पता ही नहीं था ये अपना ही साहिल बच्चा है, तू तो लेट कर रही है, तूने पहले क्यों नहीं बताया? बहुत छेड़छाड़ हो रही है, इसका बाप तो बहुत जान लगा रहा है, तो लेट मत करियो। सबको दर्द होता है, जो मुझे और मेरे बच्चे को जानते हैं सबको दर्द होता है। सबने मेरा स्ट्रगल देखा है लाइफ का, तो सबको दर्द हुआ। उस टाइम पे मुझे चौथे दिन पता चला कि इस तरह की चीज़ें हो रही है। मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं कहीं नहीं गई हूँ अपने घर से, मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं यही हूँ। मेरे पास यहाँ बैठे बैठे भी जो लोग जिनको दर्द हो रहा है, दे आर सपोर्टिंग मी। सब इन जैसे क्रिमिनल नहीं हो सकते, सबके दिल पत्थर के नहीं होते। पीपल आर सपोर्टिंग मी ऑल्सो। अगर ये फेक चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं तो मैं जेन्युइन भी प्रोड्यूस कर सकती हूँ, और मैं करूँगी आखिरी दम तक करूँगी। मैं कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ किसी पे, मैंने अभी तक किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। जो है, जो सच है, जो विजिबल है, जो प्रत्यक्ष है, मैं वही बोल रही हूँ। ये स्पीड वाली रील भी फेक नहीं है, ये खुद उसने बनाई है।
मैंने आपको सारे एविडेंस वो दिए जो पब्लिक ने हमें दिए। मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ, सब सच है, सब सच है। जी, आप इसमें देखिए हम निशब्द हैं क्योंकि आपके साथ जो हुआ है वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आपकी क्या मांग है? क्या कानून में बदलाव किए जाने चाहिए? क्योंकि कानून तो है, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। साहिल भी ऐसे ही हरकत का शिकार हुआ है। आपको क्या लगता है क्या बदलना चाहिए? ये कानून ऐसा होने की वजह से ही तो उसके बाप को पता है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टर है, तो उसे तो पता है कि कानून ऐसा है, इसीलिए उसने गाड़ी दी है, इसीलिए उसने अपने ऐसे गंदे बच्चे को गाड़ी दी है, ऐसा आवारा लड़के को सोसाइटी के नाम पे धब्बे, कोई वैल्यूज नहीं है। उसकी बेटी भी ऐसी है, बेटा तो बेटा, बेटी भी ऐसी है। उसको पता है कानून कैसा है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट लाइन में है, उसकी गाड़ियां चलती है, वो ऑलरेडी खिलवाड़ कर रहा है। कानून ऐसा है, इसीलिए उसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की। उसको पता है, पता होने की वजह से ही हुआ है ये। क्यों नहीं होना चाहिए बदलाव? बताइए मुझे, क्यों नहीं होना चाहिए? सबसे पहले उसी को अंदर किया जाना चाहिए जो खिलवाड़ कर रहा है, जो जिससे कानून को लाइटली लिया है कि अगर कानून ऐसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यही रीजन है, कानून ऐसा होने की वजह से ही उसको गाड़ी दी गई है। उसके बाप को सबसे पहले अंदर कीजिए, सबसे पहले अंदर कीजिए। बाप, बेटी, बेटा सभी तो एक जैसे हैं। ये पूरी फैमिली ऐसी है, पूरी फैमिली ऐसी है। ये इनको फन चाहिए, गाड़ी चला के फन चाहिए इनको, क्रिमिनल एक्टिविटीज करके इनको फन चाहिए। ये क्रिमिनल्स है। एक ही एक्ट बार बार ओवर स्पीडिंग, ओवर स्पीडिंग। इसका पहले भी एक 15,000 का चालान आया हुआ है विदाउट लाइसेंस की ड्राइविंग का। उन 13 चालानों में से एक चालान 15,000 का विदाउट लाइसेंस का भी है इसका। मुझे जस्टिस चाहिए, मेरे बच्चे के लिए जस्टिस चाहिए। मेरा बच्चा कोई ऐसे वेस्ट नहीं जाएगा, उसकी बलि वेस्ट नहीं जाएगी। ईना जी, एबीपी न्यूज़ मुझे इंसाफ चाहिए। बिल्कुल सहानुभूति रखता है आपके साथ। क्या इस मामले में पुलिस की जिम्मेदारी आप मानती हैं? क्योंकि अगर जैसा कि आप बता रहे हैं कि पहले चालान आया हुआ था, अगर कार्रवाई की गई होती तो शायद ये बच्चा, ये जो नाबालिग है, ये गाड़ी नहीं चला रहा होता। बिल्कुल, एक गाड़ी इतनी रैश ड्राइविंग कर रही है, इतनी ओवर स्पीडिंग के बार बार उसके चालान आ रहे हैं, उसको टच क्यों नहीं किया जा रहा? उसको बुलाया क्यों नहीं जा रहा? उसको कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया जा रहा? और चालान भी पेंडिंग थे उसके। ये वर्चुअल कोर्ट का एक्सक्यूज देके उसको पकड़ा क्यों नहीं गया? उसको कोर्ट में क्यों नहीं बुलाया गया एक ही ऑफेंस कमिट करने के लिए बार बार? बहुत गंभीर सवाल आपने उठाए हैं, बहुत गंभीर सवाल आपने उठाए हैं। और जाहिर सी बात है कि साहिल, जिसके सामने अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी थी, और उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। वैसे मैं आपका दर्द कुरेदना नहीं चाहता, लेकिन आपकी आखिरी मुलाकात अपने बेटे के साथ रही थी। क्या कहा था उसने? प्रीवियस नाइट मैंने अपने बच्चे को देखा था बस। प्रीवियस डे दिन में भी वो मेरे साथ था। हम वसंत विहार गए थे किसी काम से अपने पुराने वाले घर पे। मेरा बच्चा मंडे को ही मेरे साथ था बस दिन में। उसके बाद रात को मैं सो गई थी जल्दी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और सुबह में उठ के 8 बजे चली जाती हूँ। मैं कुछ कोर्स कर रही थी, मैं वहाँ चली जाती हूँ। उस टाइम वो सो रहा होता है, तो वो अपना नाश्ता वाश्ता करके बाद में ऑफिस जा रहा था। मैं अपनी क्लास से 12:30-1 बजे आती हूँ वापस। उससे पहले ये सब कुछ हो चुका था। मैंने उस सुबह अपने बच्चे को नहीं देखा था, लास्ट टाइम नहीं देखा मैंने उसको। सो रहा था और मैं चली गई थी। मुझे नहीं पता था वापस आऊंगी तो मेरा बच्चा देखने को नहीं मिलेगा मुझे।
ये मेरे बेटे ने लास्ट गले में पहना ये कैमरे का बाइक पे, ये लास्ट उसने पहना हुआ था। बस मेरे पास यही है। मेरे बच्चे को मेरी प्रेयर मीट में आना चाहिए था और मैं अपने बच्चे के शांति पाठ में गई। इससे पहले मर जाना चाहिए था मुझे, इससे पहले मेरे को मर जाना चाहिए था। मेरे पास और कुछ नहीं है बोलने के लिए, मैं सब कुछ बोल चुकी हूँ ऑलरेडी। अगर ये सब देख के भी लोगों का दिल नहीं दहल रहा तो मुझे भी मार दो, मैं कैसे जीऊंगी मेरे बेटे के बिना। मेरे पास सिर्फ एक रीजन है जीने का, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाना है मुझे। मेरे पास और कोई काम नहीं है, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाना है। That's all. Thank you. तो साहिल की मां ईना का यह कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। सिर्फ नाबालिग नहीं बल्कि उसका परिवार भी जिम्मेदार है, जिसने कि एक नाबालिग के हाथ में कार पकड़ाई और वो कार 23 साल के युवक के लिए मौत का सामान बनी। और 3 फरवरी को जो हादसा दिल्ली के द्वारका में हुआ उसका एक वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें एक नाबालिग तेज रफ्तार से कार चला रहा है। उसी कार से हादसा होता है जहां वो एक बाइक सवार को उड़ा देता है। ये देखिए, ये वीडियो सामने आया है और ये नाबालिग के साथ बैठी उसकी बहन ने ही बनाया है। जिस तरह से हादसे में मारे गए साहिल की मां का ये आरोप है कि ये दोनों ही भाई बहन घर से निकले थे इस तरह की फन स्टंट वाली रील शूट करने के लिए, और तभी उन्होंने सामने से आ रहे साहिल को उसकी बाइक समेत उड़ा दिया। मौके पर ही साहिल की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। एक रईस ज़ादा उसकी रील बनाने की सनक उसने एक मां से उसका बेटा हमेशा के लिए छीन लिया, और इससे पहले भी कई इस तरह की वो रील बना चुका है, अपलोड कर चुका है, जैसा कि साहिल की मां ने आरोप लगाया है। और ये भी कहा है कि उसके ओवर स्पीडिंग के उसकी गाड़ी के पहले भी कई बार चालान हो चुके हैं, लेकिन तब भी उसके माता पिता ने कभी अपने बेटे को गाड़ी चलाने से नहीं रोका। उसके पास लाइसेंस भी नहीं था, वो बालिग भी नहीं है, और तब भी वो घर से महंगी महंगी गाड़ियां लेकर निकलता, रील बनाता, तेज रफ्तार में स्टंटबाजी करता, और उसकी इसी सनक ने एक मां से हमेशा के लिए उसके इकलौते बेटे को छीन लिया। वो मां अब इंसाफ की गुहार लगा रही है, कह रही है कि ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि ये क्रिमिनल माइंडसेट को दिखाता है। वो लड़का जिसके पास लाइसेंस नहीं था, लेकिन तब भी वो गाड़ी लेकर निकला और तेज रफ्तार से उसने गाड़ी चलाई। एक ही दिन में हर एक्टिविटी में उसने मेडल जीता था। और आखिरी बार जब आपकी मुलाकात हुई उनसे और कैसे आपको जानकारी मिली कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है उनके साथ, वो रील आपने कब देखी, कैसे पता चला कि ये लोग जो हैं वो इन्वॉल्व थे, रील बना रहे थे? मैम, ये रील का हमारे पास जब हमने अपने बच्चे का सोशल मीडिया अकाउंट चालू किया था, उस टाइम पे उस लड़की ने अपने डिफेंस में ये पोस्ट कर दी, तो हमने सेव कर ली थी। उसके बाद उन्होंने हमारा अकाउंट जो है वो बैन करा दिया, रिपोर्ट करवा दिया था उसको। फिर हमने वो जस्टिस अकाउंट दोबारा क्रिएट करके, रील है आपके पास? वो रील मैंने शेयर कर दी है मीडिया से, आप ले सकते हैं आपस में, वो रील मैंने शेयर कर दी है। तो वो जस्टिस अकाउंट जो हमने चलाया था उसके ऊपर कमेंट बाजी करके ही ये रील हमारे पास आई है। हाँ, इसकी बहन ने ही कमेंट करा है। ट्रांसपोर्टेशन में है ये लड़का, इसके पेरेंट्स? हाँ, इसका फादर ट्रांसपोर्टर है, ऐसा मुझे अभी तक तो लग रहा है कि कानून में कहीं ना कहीं जो कमी है उसका फायदा उठा रहा है। बिल्कुल उठा रहा है मैम, मैं सारी स्टेटमेंट्स इस बारे में दे चुकी हूँ, क्योंकि वो लॉ से वेल अवेयर है, हमारे वीक सिस्टम से वेल अवेयर है, बीइंग ट्रांसपोर्टर, उसे सब पता है, तभी उसकी इतनी हिम्मत हो रही है कि वो इस तरह से बाहर भी बैठा है अभी तक, और जो है वो कानून से अपने बच्चे को भी गाड़ियाँ दे रहा है खिलवाड़ करने के लिए। तो ये ही इज़ वेल अवेयर। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, एफआईआर में उसकी उम्र कितनी थी, और जितना बताया गया है वो उम्र का यहाँ पर कुछ गलत जानकारी है, उसमें कुछ गलत बयान? बार बार मैं मीडिया को बोल रही हूँ कि
जो हमें पुलिस ने अपने एविडेंस जो भी बताया, जो इन्फॉर्मेशन दी है, मैं सिर्फ वही आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो गई नहीं हूँ कहीं पे एविडेंसेस लेने के लिए, मेरी तो अथॉरिटी नहीं है, पर्सनली तो मुझे कोई देगा नहीं। मुलाकात हुई है आपकी उस लड़के से या उसके परिवार से? नहीं, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है। पब्लिक वीडियो में हमारे कुछ जानकार हैं जो आसपास की सोसाइटीज़ में रहते हैं, और या जो पब्लिक वहाँ खड़ी थी, उन्होंने वीडियोस बनाए हैं, वही वीडियोस हमारे पास आए हैं। उसमें पब्लिक ने उनको पकड़ लिया है, स्टूडेंट्स ने उनको पकड़ा है, वो भाग रहे थे। 11:38 पे एक्सीडेंट हुआ है और 11:45 पे वो अपने घर पैदल भाग रहे हैं, और 2 स्टूडेंट्स और गार्ड, हाँ, दोनों बहन भाई वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं, और 2 स्टूडेंट्स और गार्ड ने उनको पकड़ के वापस वो वहाँ पे स्पॉट पे लेके गए हैं। दैट्स ऑल। बहुत शुक्रिया इतने मुश्किल वक्त में एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। आपको सुनाई दी ईना जी, जिनके बेटे साहिल की मृत्यु हुई है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अजातिका सिंह। ये मेरे बेटे ने लास्ट गले में पहना ये कैमरे गए थे बाइक पे, ये लास्ट उसने पहना हुआ था। बस मेरे पास यही है। मेरे बच्चे को मेरी प्रेयर मीट में आना चाहिए था, और मैं अपने बच्चे के शांति पाठ में गई। इससे पहले मर जाना चाहिए था मुझे, इससे पहले मेरे को मर जाना चाहिए था। मेरे पास और कुछ नहीं है बोलने के लिए, मैं सब कुछ बोल चुकी हूँ ऑलरेडी। अगर ये सब देख के भी लोगों का दिल नहीं दहल रहा तो मुझे भी मार दो, मैं कैसे जीऊंगी मेरे बेटे के बिना। मेरे पास सिर्फ एक रीजन है जीने का, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाना है मुझे। ये मेरे बेटे ने लास्ट गले में पहना। एक माँ जो पिछले कई सालों से अपने बेटे को अकेले पाल रही थी, ये सोचकर कि आगे जाकर वो उसका सहारा बनेगा, उस माँ से उसके इस बेटे को, सहारे को एक रईसजादे ने हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। ये माँ अब इंसाफ की गुहार लगा रही है। पैसे वाले परिवार का नाबालिग बेटा जो घर से गाड़ी लेकर निकला और उसने एक लड़के को उड़ा दिया। जी हाँ, यही शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि बाइक के साथ उसने अपनी गाड़ी की तेज रफ्तार से उस लड़के को मार डाला, और अब उस लड़के की मां अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है। और ये मां कह रही है कि आखिरकार ये कैसी सनक है रील बनाने की। ये मां कह रही है कि ये क्या जुनून था रफ्तार का, कि वो परिवार जो अपने बेटे और बेटी को बचा रहा है, लेकिन इस मां का दर्द कौन सुनेगा। बेटे को इंसाफ चाहिए, ये मां गुहार लगा रही है सभी से। ये क्रिमिनल एक्ट है, कोई नॉर्मल हादसा नहीं है। अपने बच्चे को इंसाफ दिलाना है। क्या ये हादसा आपराधिक मानसिकता नहीं दिखाता है? ये साहिल की मां के सवाल हैं, और ये सवाल आज हर मां पूछ रही है, क्योंकि जिस तरह से इस मां ने अपने बेटे को पाला पोसा, और वो बेटा एक ही पल में किसी की रीलबाजी की सनक के चलते उससे हमेशा के लिए दूर हो गया। क्या ऐसे लोग पैसों के दम पर कुछ भी कर सकते हैं? ये सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अब वो आरोपी जो गाड़ी चला रहा था वो जमानत पर छूट आया, क्योंकि उसके बोर्ड के एग्जाम थे। लेकिन बोर्ड के एग्जाम से कुछ दिन पहले वो गाड़ी लेकर सड़क से जा रहा था तेज रफ्तार में। वीडियोस की बहन उसके साथ जो बैठी हुई थी वो बना रही थी, तो क्या तब उन्हें बोर्ड एग्जाम का ख्याल नहीं था? ये सभी क्रिमिनल हैं, ये कहना है साहिल की मां का, जिन्होंने अपने इकलौते बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। आखिरकार उस आरोपी ड्राइवर के पिता के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? वो लड़का नाबालिग था, तो उस पैसों के दम पर क्या उसके माँ बाप उसे बचा लेंगे? ये सोच खतरनाक नहीं है तो फिर कैसी है? वो लड़का जो गाड़ी चला रहा था, जिसने एक मां से उसके बेटे को छीन लिया, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, और अब वो जेल से बाहर है। सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। सुशील, मां इंसाफ की गुहार लगा रही है, बेटा उसकी जिंदगी का चिराग अब उसके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो चुका है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये कैसा जुनून था, पैसे की कैसी सनक थी कि एक लड़का नाबालिग होते हुए गाड़ी चला रहा था?
किसी की जान ले लेता है और अभी भी वो बाहर है। जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर सवाल कई खड़े हो रहे हैं दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर, और इसीलिए जब हमारी दिल्ली पुलिस के इस अधिकारियों से इस मामले में बात हुई तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो उन्होंने इनिशियली जो एफआईआर दर्ज किया उस एफआईआर के मुताबिक लड़के की उम्र उसमें 19 साल लिखी गई, लेकिन जब दस्तावेज देखे गए तो दस्तावेजों में लड़के की जो उम्र है वो 17 साल बताई गई। उसके बाद उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में जो आरोपी के फिलहाल नाबालिग का जो पिता है उनको फिलहाल नोटिस भेजा गया। उस समय वो लखनऊ में मौजूद थे और उसके बाद वो आकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते हैं, जिन्हें 24 घंटा डिटेन करती है दिल्ली पुलिस और उनका बयान दर्ज करती है, और 24 घंटा बयान दर्ज करने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर उन्हीं का बेटा नाबालिग है और उसके पास कोई भी दस्तावेज नहीं मौजूद थे तो गाड़ी दी क्यों गई। लेकिन दिल्ली पुलिस का अब यह कहना है कि इस पूरे मामले में जब चार्जशीट दाखिल की जाएगी तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उनके पिता को इसमें एक्यूज बनाया जाएगा, और अब यह कोर्ट पर तय होगा कि कोर्ट उन्हें सजा देती है या जुर्माना लगाती है। लेकिन एक बड़ा सवाल इस मामले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर जरूर खड़ा होता है कि जब इतना बड़ा इंसिडेंट होता है तो पुलिस की कार्रवाई इतने ढीले रवैये से क्यों की जाती है, इसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन ऐसे में क्या पिता को दिल्ली पुलिस अरेस्ट करती है या नहीं करती है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत। हालांकि ये जरूर दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि वो कार्रवाई इस पूरे मामले में उन्होंने की है और उनकी तरफ से उनके पिता को डिटेन किया गया था, लेकिन गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, सवाल यही है। और अब इस पूरे मामले में जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया जाता है और उसको एग्जाम के लिए जमानत मिलती है तो सवाल कई खड़े होते हैं कि क्या ऐसी स्थिति है कि कोई भी नाबालिग सड़कों पर इसी तरीके से रील बनाएगा और किसी को मार के चला जाएगा, और उसके बाद जो कानून है वो इस तरह का कानून है जो आरोपी को छूट दे देती है और आरोपी जो पिता है वो बाहर घूमता है पुलिस के सामने बयान दर्ज कराने के बाद। तो क्या कानून का कोई डर रह गया या नहीं रह गया, इसलिए सवालों के घेरे में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई भी है, और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में अभी भी बयान देने से बच रही है। वजह यह है कि इस पूरे मामले में जो पिता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इस पर जब दिल्ली पुलिस की हमने वर्जन लेने की कोशिश की तो दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी बयान फिलहाल अभी तक नहीं दिया गया है। जी तो कानून के लूप होल का यहाँ पर फायदा उस परिवार ने उठाया है। साहिल की मां अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग कर रही है, साथ ही नाबालिग आरोपी और उसके परिजनों पर कार्रवाई की मांग भी कर रही है। कानून ऐसा होने की वजह से ही तो उसके बाप को पता है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टर है तो उसे तो पता है कि कानून ऐसा है, इसीलिए उसने गाड़ी दी है, इसीलिए उसने अपने ऐसे गंदे बच्चे को गाड़ी दी है, ऐसा आवारा लड़के को सोसाइटी के नाम पे धब्बे, कोई वैल्यूज दी है। उसकी बेटी भी ऐसी है, बेटा तो बेटा, बेटी भी ऐसी है। उसको पता है कानून कैसा है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट लाइन में है, उसकी गाड़ियां चलती है, वो ऑलरेडी खिलवाड़ कर रहा है। कानून ऐसा है इसीलिए उसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की। उसको पता है, पता होने की वजह से ही हुआ है ये। क्यों नहीं होना चाहिए बदलाव, बताइए मुझे, क्यों नहीं होना चाहिए? सबसे पहले उसी को अंदर किया जाना चाहिए जो खिलवाड़ कर रहा है, जो जिससे कानून को लाइटली लिया है कि अगर कानून ऐसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यही रीजन है, कानून ऐसा होने की वजह से ही उसको गाड़ी दी गई है। उसके बाप को सबसे पहले अंदर कीजिए, सबसे पहले अंदर कीजिए। बाप, बेटी, बेटा सभी तो एक जैसे हैं। ये पूरी फैमिली ऐसी है, पूरी फैमिली ऐसी है। ये इनको फन चाहिए, गाड़ी चला के फन चाहिए, इनको क्रिमिनल एक्टिविटीज करके इनको फन चाहिए। T20 वर्ल्ड कप के लीग मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान पर बड़ी जीत हासिल की। इसके बाद एबीपी न्यूज पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खूब खिंचाई की। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी की भी उन्होंने आलोचना की। इसके बाद पाकिस्तान में शोएब अख्तर भी आलोचना का शिकार हो गए। अब बड़ी खबर यह है कि शोएब अख्तर अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने मोहसिन नकवी को जाहिल नहीं कहा था। सुनिए शोएब अख्तर की सफाई। नहीं, मैंने वो कहा इनकॉम्पिटेंट और जाहिल जो मैंने कहा वो लगता है कि शायद मैंने मोहसिन भाई की तरफ कहा है। उन्होंने कहा था
कि जो इनकॉम्पिटेंसी जो इन लार्जर पर्सपेक्टिव में जो चीज मैंने कही थी, जो इनकॉम्पिटेंसी और जो जाहिल बंदा होता है वो किसी भी इदारे को तबाह कर सकता है। वो मेरा इशारा मोहसिन नकवी भाई की तरफ नहीं था, मेरा इशारा जो टॉप ग्रास जो इंटरनेशनल क्रिकेट चला रही है, मेरा इशारा उसकी तरफ था। वो उन्होंने इंडिया टीवी ने ट्विस्ट करके वो लगा दिया। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मुझे लास्ट में सुन ले। मैंने उसी प्रोग्राम में ये कहा था कि मोहसिन भाई के बारे में आप गलत बात ना करना, कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और दूसरा मैंने ये कहा था कि ही इज अ गुड गाय, मोहसिन नकवी इज अ गुड गाय, ही वांट्स टू हेल्प पाकिस्तान क्रिकेट। एक चीज बता, सेम टाइम ही डजंट गेट द राइट एडवाइस, दैट्स ऑल। शोएब अख्तर अब भले ही कह रहे हैं कि उन्होंने मोहसिन अख्तर की आलोचना नहीं की थी, उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, लेकिन आप सुनिए कि एबीपी न्यूज पर कैसे शोएब अख्तर ने भारत से हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भड़ास निकाली थी। रमाना अगर मुझे चैनल देने के लिए चला दें, मुझे चैनल का चेयरमैन बना दे, मुझे क्या पता चैनल कैसे चलाते हैं। अब एक बंदे को नहीं पता वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, अब क्या कर सकते हैं? अब कैसे चलेगी टीम? अब एक बंदे को आप कह रहे हैं आप सुपरस्टार बनाए हुए, उसको एक मैच नहीं वो जीत सकता। सही बात है। आप उसको स्टार बनाए हुए जो एक 10 ओवर नहीं कर सकता। अरे भाई, जब आप इस किस्म के स्टार बनाओगे, चुनोगे, पिक करोगे, तो फिर आपको यही मसला होगा। बट अगेन बात यह है कि अगर आप देखें, दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम पता क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम ये है कि आप इनकॉम्पिटेंट बंदे को बड़ी जॉब दे दें। आप जब इनकॉम्पिटेंट और जाहिल बंदे को आपको बड़ी जॉब दे देंगे ना, वो मुल्क की तबाही उतार देगा, वो किसी भी इदारे की तबाही उतार देगा। तो मोहसिन नकवी पर यह बयान दिया था शोएब अख्तर ने, और अब अपने उस बयान से उन्होंने यू टर्न ले लिया है। बढ़ते आगे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत के दौरे पर हैं। आज ही मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच अहम मुलाकात होने जा रही है। उससे पहले आपको मुंबई से आई एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मरीन ड्राइव पर मॉर्निंग वॉक करते हुए दिखाई दिए। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक तस्वीर में आप इमैनुअल मैक्रों को ये मॉर्निंग वॉक करते हुए देख रहे हैं। इससे पहले मैक्रों फ्रांस में भी अपने बॉर्डर पर जहां जहां सैनिक तैनात रहते हैं उनके बीच पहुंच जाते हैं, कभी उनके साथ वो वॉकआउट करते नजर आते हैं। और यहाँ पर ये मैक्रों का ये अंदाज, जहाँ सुबह सुबह वो वॉक के लिए निकल गए थे मरीन ड्राइव पर, और यहाँ देखिए वो अपने टीम के साथ वॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मरीन ड्राइव की तस्वीर है। आज ये बड़ी मुलाकात दोनों राष्ट्रों के अध्यक्षों के बीच में होने जा रही है दोपहर 3 बजे, और उससे पहले आज सुबह की तस्वीर जहां मरीन ड्राइव पर इमैनुअल मैक्रों वॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।